Hello, officers. Welcome to UPSC Revise. Welcome to another session of the Hindu Revision. आई होप आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा खुद से. अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे. और यू कैन स्कैन दिस कोड टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. ठीक है, ये मेरी आईडी है UPSC रिवाइज. आप टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि आपको ये जो सेशन चल रहा है इसका जो ये नोट्स है जहाँ से मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स आपको मिल जाए वहाँ पे. और यू कैन ऑल्सो गेट अ वीकली कंपाइलेशन एंड मंथली कंपाइलेशन एज वेल. और कोई भी आपका अगर डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, आप इस टेलीग्राम पे मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो और मेल पे भी कर सकते हो. ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक नंबर 1. अब ये टॉपिक है स्कीम के ऊपर. अब स्कीम मैं बताता हूँ आपको कि स्कीम में पढ़ना क्या क्या रहता है. ठीक है, सबसे पहले स्कीम में तो यार उसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो आपको पता होना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसकी बेनिफिशियरी है, किसके लिए ये स्कीम है, वो आपको पता होना चाहिए. बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेटमेंट्स हैं यूपीएससी की वो एम और बेनिफिशियरी से ही सॉल्व हो जाएंगी. बाकी के पर तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा. सो दैट इज समथिंग जो आपको याद करना है. तो सबसे पहले आते हैं स्कीम के ऊपर. स्कीम है PMDDKY, दैट इज प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. अब ये क्या चीज़ है? सेंटर ने 36 स्कीम्स, 11 मिनिस्ट्री की 36 स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम बना दी है, दैट इज PMDDKY. इसलिए ये न्यूज़ में है. और इस साल का जो यूनियन बजट आया था उसके अंदर ये स्कीम के बारे में अनाउंस किया गया था, इसलिए ये आज के न्यूज़पेपर में है. एम क्या है इस स्कीम का? टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. क्या लिखा है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. That is to enhance agriculture productivity, to increase crop diversification increase करनी है, to adopt sustainable agriculture practices को adopt करना है, and augmenting the post harvest storage, because post harvest storage is a major issue. cold storage आपने देखे होंगे, कोल्ड स्टोरेज हो गया और प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया. दैट इज़ ये सब की सब चीज़ें किस में आती हैं? पोस्ट हार्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं. और पोस्ट हार्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा वीक है. सो दिस इज़ अ स्कीम जो आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो. बेसिकली टू एनहेंस द पोस्ट हार्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया वी हैव PMDDKY स्कीम फॉर दैट. कौन कौन बेनिफिशरीज है? वी हैव 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो बेनिफिशरीज है इसकी, और इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑन दिस 3 बेसिक इंडिकेटर्स. सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लो प्रोडक्टिविटी है, विच डिस्ट्रिक्ट हैव लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एंड विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लेस क्रेडिट डिस्पर्समेंट. तो ये 3 की इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा. और स्कीम के अंदर ये मेंशन है कि स्कीम वुड बेनिफिट 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट एट लीस्ट. हर एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट तो होगी ही होगी ताकि होलिस्टिकली सब स्टेट्स को बेनिफिट मिल सके, सबको बेनिफिट मिल सके, इसलिए ये स्कीम में है. एंड द स्कीम इज मॉडल्ड ऑन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ द सेंटर. आई गेस आपने सुना होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का ही पार्ट है. तो दिस स्कीम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ और मॉडल्ड ऑन द सेम लाइन्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ द सेंटर. जो कमेटी रहेंगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे फॉर्म की जाएंगी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. द प्रोग्रेसिव फार्मर्स, बेसिकली जो हमारे फार्मर्स हैं, दे विल बी द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट धन ध्यान समिति. तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर धन धान्य समिति बनाई जाएगी, तो उसका जो मेंबर्स है वो फार्मर्स भी उसके मेंबर्स रहेंगे, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान्स हैं या अलाइड सेक्टर प्लान्स हैं उनको फाइनलाइज किया जा सके. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस स्कीम इज मेड कि बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल किया है. बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? ना कि ऊपर बैठे मिनिस्टर्स या ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करेंगे कि फार्मर्स के लिए क्या अच्छा है. दिस इज़ अ बॉटम अप अप्रोच जहाँ पे फार्मर्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग स्टेज. फार्मर्स खुद प्लानिंग स्टेज में इन्वॉल्व रहेंगे, वो बताएंगे कि उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ताकि यहाँ पे पॉइंट्स लिखा जाए, फिर ऊपर मिनिस्ट्री में भेजा जाएगा, वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, वहाँ से सैंक्शंस होंगे फंड्स, और फिर बाद में उसको नीचे भेजा जाएगा. सो टॉप डाउन अप्रोच के बजाय बॉटम अप अप्रोच का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट प्लान विल बी अलाइंड विद द नेशनल गोल्स. जो ये डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाएगा दैट विल मेड इन सच अ वे दैट इट विल अलाइन विद द नेशनल गोल्स. कौन कौन से नेशनल गोल्स हैं? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सॉइल हेल्थ, टू सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग.
सो दीज आर दी नेशनल गोल्स जिसको अपहोल्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द स्कीम्स। एंड जो प्रोग्रेस रहेगी स्कीम की दैट विल बी मॉनिटर्ड ऑन मंथली बेसिस, और मंथली बेसिस पे जो स्कीम है उसको मॉनिटर किया जाएगा। दिस इज द स्कीम PMDDKY, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। 36 स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम में बना दिया गया है। दिस इज द एम एंड दिस इज द बेनिफिशियरी। 3 इंडिकेटर से बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देयर विल बी 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट एटलीस्ट। 3 लेवल पे इसकी कमेटी बनेगी ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोग्रेसिव फार्मर्स विल बी द मेंबर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एंड बॉटम अप अप्रोच हैज बीन planned to implement this scheme. Now moving on to topic number 2, which is related to India's first tribal genome sequencing. अब जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं, उसके बाद हम आएंगे टॉपिक पे कि ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। सो जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर आपको लेमैन टर्म्स में बताऊं, जीनोम क्या होता है? जीनोम इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ठीक है, जो जेनेटिक्स होते हैं। अब जेनेटिक क्या है? जेनेटिक बोल दो या जेनेटिक मटेरियल बोल दो, सो यू नो दिस इज अ सेल, ये सेल है और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? GM, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। किस फॉर्म में होता है? DNA के फॉर्म में होता है। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि DNA का फुल फॉर्म क्या है और कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर है जो DNA के अंदर होता है, डबल होता है या सिंगल होता है? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये। तो अभी जो DNA है, DNA की सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। DNA इज ए न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताओगे। डी का क्या आता है? Na बता देता हूँ, Na से होता है न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ATGC, है ना, अब इसका एक सीक्वेंस होता है कि भाई ATGC किस तरीके से ये आपस में कंबाइन है, ठीक है, किस तरीके से ये कंबाइन होते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। सो एक स्ट्रक्चर को समझना, इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, और इसको ही हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझना और जानना कि क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सो जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब क्या होता है कि जो DNA का जो स्ट्रक्चर है, ATGC जिस फॉर्म में वो है, DNA का जो स्ट्रक्चर है उसको हमको सीक्वेंस करना, मतलब कि उस पूरे सीक्वेंस को समझना कि भाई किस फॉर्म में है, उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अब उसके यूजेस क्या क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ DNA बेसिस, दैट इज ATGC, एडेनाइन थाइमाइन ग्लाइसिन साइटोसिन। तो ये इसके फुल फॉर्म से आपको इजीली मिल जाएंगे, आप याद कर लीजिएगा। इन एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल, इसको हम जीनोम बोलते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आती है? सबसे पहले मेडिसिन के अंदर, टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर किसी को कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर है, जीन्स में अगर कोई डिसऑर्डर है, तो कैसे पता चलेगा? थ्रू दिस जीनोम सीक्वेंसिंग। मतलब अगर जब तक हम DNA के स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या डिसऑर्डर है? तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन आता है, टू फाइंड आउट बेसिकली अबाउट द कैंसर म्यूटेशन एंड टू टेलर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर म्यूटेशन और डिसऑर्डर। इसके लिए काम में आता है। एंड इट विल, और ये काम में आएगा टू ट्रैक वायरस वेरिएंट एज वेल। जो कोविड-19 था, जो वायरस वेरिएंट था कोविड-19 का, जो डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे थे, वो जीनोम सीक्वेंसिंग से ही हमको पता चल रहे थे। एग्रीकल्चर में इसका है टू डेवलप बेटर क्रॉप वैरायटी। अगर आपने पढ़ा होगा जीनोम एडिटिंग, अगर हम जीनोम के सीक्वेंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, एडिट भी तो कर सकते हैं, वी हैव द कैपेबिलिटी टू एडिट दैट सीक्वेंस एज वेल। सो टू एडिट जीनोम सीक्वेंस टू गेट अ बेटर क्रॉप वैरायटी, एग्रीकल्चर के अंदर इसका काम आता है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, कल के न्यूज़पेपर के अंदर मैंने कवर किया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसमें क्या होता है? यही तो होता है, जीनोम एडिटिंग होती है। देन यूजेस इन दी फोरेंसिक्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का काम आता है। सो दिस इज दी बेसिक आइडिया ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। अब आर्टिकल में क्या बोल रहा है कि गुजरात दे हैव लॉन्च जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। पर किसके लिए लॉन्च किया गया है? ट्राइबल्स के लिए लॉन्च किया गया है, ट्राइबल सोसाइटी के लिए लॉन्च किया गया है। एम है टू इम्प्रूव दी हेल्थ केयर अमंग ट्राइबल सोसाइटी। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसने? गुजरात ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है, याद रखिएगा। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात। इट विल टारगेट and it will help in early detection of genome disorders, for example sickle cell anemia, thalassemia and certain hereditary cancers। तो इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये चलाया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको याद रखना है।
जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 3, दिस इज अबाउट जेवलिन ATGM। ATGM क्या है? ATGMs आर नथिंग बट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आर ATGM। और जेवलिन से जेवलिन थ्रो मत समझ लिएगा नीरज चोपड़ा का। जेवलिन इज अ नेम ऑफ दैट मिसाइल, नेम ऑफ दिस ATGM मिसाइल्स। जेवलिन इज अ मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगॉट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब यहाँ पे दो टर्म का यूज किया गया, एक है मैन पोर्टेबल, दूसरा है फायर एंड फॉरगेट। इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। मैन पोर्टेबल से तो इजी है, आपको समझ आ रहा है कि मैन कैन ऑपरेट। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर यहाँ पे आदमी खड़ा रहता है और शोल्डर के ऊपर रख के ये फायर करता है यहाँ से, और जो हेलीकॉप्टर चॉपर वगैरह रहता है उसको ये टारगेट करता है। सो दिस इज मैन पोर्टेबल, मतलब मैन इस्तेमाल कर सकता है। यू डोंट नीड एनी लार्ज हैवी इक्विपमेंट टू फायर दिस पर्टिकुलर मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट का क्या मतलब है? फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि अगर आपकी यहाँ पे बैटल फील्ड है, ये ऑपोजिशन की बैटल फील्ड है, यहाँ पे ऑपोजिशन का सपोज टैंक खड़ा है, ठीक है, आप यहाँ से आओगे, इधर से फायर करोगे, देन यू कैन डिस्प्लेस। आप फायर करके भूल जाओ, लिटरली यही मीनिंग है इसका कि आप फायर करके भूल जाओ। आपको वहां पे खड़े रह के इस मिसाइल को गाइड नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू कम फायर एंड जस्ट यू हैव टू लीव। और जो मिसाइल है, दिस मिसाइल हैव द कैपेबिलिटी टू लॉक इट्स टारगेट ऑन इट्स ओन, टू ट्रैक इट्स टारगेट ऑन इट्स ओन, और वहां से फिर वो अपने आप उसको एम करेगा। So Javelin is a man-portable fire-and-forget anti-tank guided missile. This is designed to destroy heavy armed vehicles, especially the tanks, जो कि नाम में ही है anti-tank missile है। The missile had smart guidance system such as infrared homing, radar guidance and laser seekers, जिसकी इन तीनों की हेल्प की वजह से it can self-maneuver itself. It's lock on the target before or right after the launch and then autonomously tracks the target। जैसे मैंने बोला फायर और भूल जाओ भाई, फायर करके भूल जाओ, फायर एंड फॉरगॉट। ऑटोनॉमसली वो ट्रैक कर लेगा। किस तरीके से काम करता है मैंने डिस्कस कर लिया है। इट ऑपरेट्स, लॉक्स द टारगेट, फायर द मिसाइल एंड इमीडिएटली रीलोकेट। जो ऑपरेटर है आएगा, फायर करेगा और इमीडिएटली वो रीलोकेट कर जाएगा। बंकर्स होते हैं, बंकर्स के अंदर छुपे रहते हैं, ठीक है, बंकर से बाहर निकलो, फायर करो, बंकर के अंदर आके छुप जाओ, और ये जो मिसाइल है अपने आप जाके टारगेट कर लेगा। द मिसाइल विल यूज इंफ्रारेड इमेजिंग या इंफ्रारेड होमिंग टू ट्रैक एंड हिट द टारगेट्स ऑन इट्स ओन। याद रहेगा, इट इज अ मोस्ट एडवांस थर्ड जनरेशन ATGM इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट एडवांस थर्ड जनरेशन ATGM इन द वर्ल्ड। ATGM और भी है वर्ल्ड के अंदर, बट जेवलिन जो न्यूज में है दैट इज द मोस्ट एडवांस थर्ड जनरेशन ATGM। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 4 विच इज रिलेटेड टू GS पेपर 2। GS पेपर 3 के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो गुड न्यूज फॉर इंडिया, इंडिया रीच 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। सो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने हमारी NDCs था, NDCs मतलब नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, वही अपना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है ये, कि सब कंट्री अपने अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दे विल मेक देयर ओन टारगेट एंड दे विल फुलफिल दोज टारगेट्स जो कि टाइम उन्होंने सेट की होगी। हमने 5 साल अहेड, 5 साल पहले ही अपना टारगेट पूरा कर लिया है जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने दिया था। दैट इज 50% हमने कैपेसिटी अपनी इंस्टॉल कर ली है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। 50% इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया है इंडिया ने रेन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। टाइप्स ऑफ रेन्यूएबल सोर्सेस जिसकी वजह से हम 50% टारगेट को रीच कर पाए हैं, दे आर सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर। सो दीज आर दी रेन्यूएबल सोर्सेस, इनको हमने इंस्टॉल किया है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और 50% का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। बट द क्वेश्चन इज, डिस्पाइट दिस यूटिलाइजिंग क्लीन एनर्जी जो हमको एक्चुअल में हम यूज़ कर रहे हैं, जो इससे बन के आ रही है, दैट इज़ ओनली 30%। अब इसका क्या मतलब है? देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, CUF जिसको बोलते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि हमने कैपेसिटी तो बना ली, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लगा दिया यहाँ पे कि यहाँ से हमको सोलर प्लांट लगा दिया कि हमको एनर्जी जनरेट करके देगा, बट कितनी एनर्जी जनरेट करके दे रहा है?
उसको बोलते हैं CUF फैक्टर, दैट इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि अगर हमने 400 वॉट का प्लांट लगाया है तो उसके अंदर से कितना इफेक्टिवली कितने कंज्यूम हो रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है, उसको बोलेंगे CUF, हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल टू कंज्यूम। वो जो पर्टिकुलर प्लांट है उससे कितनी एनर्जी हमको अवेलेबल हो रही है ताकि उसको कंज्यूम कर पाए। जो सोलार प्लांट्स जो लगते हैं उसका जो CUF रहता है दैट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, दैट इज ओनली 20%। आप पूरा 100% खर्चा करके आप बड़ा सा सोलर प्लांट लगाओगे, उसमें सिर्फ आप 20% इज द इफेक्ट यूटिलाइजेशन जो एक्चुअल में कंज्यूम होगी। विंड के लिए CUF होता है 25 to 30%, कोल के लिए होता है 60%, एंड फॉर न्यूक्लियर इट इज मैक्सिमम दैट इज एट 80%। तो इसको आप एफिशिएंसी से भी कंपेयर कर सकते हो। दिस इज बेसिकली द एफिशिएंसी ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, कि भाई 20% एफिशिएंसी पे सोलर काम करती है, 25-30 पे विंड करती है, और मैक्सिमम 80% पे फिलहाल न्यूक्लियर काम करती है। सो कोल इज यूज्ड फॉर इंडिया 75% ऑफ एनर्जी कंजप्शन। सो अगर हमने 50% इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर है और 50% इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर है, बट ये 50% से हमको 75% CUF फैक्टर मिल रहा है और दूसरे 50% से हमको सिर्फ 25 से 30% मिल रहा है, दिस इज द कंसर्न जो इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है कि नो डाउट वी हैव अचीव्ड अवर टारगेट ऑफ 50% कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रेन्यूएबल सोर्सेज, बट स्टिल द एक्चुअल कंजम्पशन इज ओनली 25 to 30%. कोल इज स्टिल द मोस्ट यूज्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। तो ये इस आर्टिकल में बात की गई है और ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और ये डेटा कहीं से नहीं लिया मैंने, आर्टिकल से लिया है, इसलिए ये आपको याद करना रहेगा। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा? द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड की अगर हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो हो सकता है CUF फैक्टर जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाए। इम्प्रूव बैटरी स्टोरेज, अगर बैटरी स्टोरेज अगर हम इम्प्रूव करेंगे, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जितनी ज़्यादा जनरेट होगी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी, जितनी ज़्यादा स्टोर होगी उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी। डिफरेंशियल पावर टैरिफ्स, डे के लिए अलग, नाइट के लिए अलग। आपको याद होगा आज से अराउंड आई गेस 10 years बैक जो टेलीकॉम नेटवर्क्स होते थे वो नाइट के लिए अलग चार्जेस करते थे, और नाइट के लिए यूजुअली जो कॉलिंग चार्जेस थे वो थोड़े चीप रहते थे। ठीक है, दिस वाज द टैक्टिक्स यूज बाय डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो ये यूज करते थे। तो सेम यू कैन ऑल्सो राइट इन वे फॉरवर्ड कि पावर टैरिफ शुड बी यूज इन सच वे, बिकॉज नाइट के अंदर देयर इज अ लेस कंजम्पशन, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। नाइट के अंदर बहुत कम कंजम्पशन रहती है, इवन लाइट्स भी ऑन नहीं रहती है विंटर्स में रात को। सो यू कैन चार्ज डिफरेंटली फॉर डे एंड नाइट, जिससे आपके पास फंड्स का एलोकेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ताकि आप और अच्छी फैसिलिटीज आप लगा पाएँ, ताकि आपका CUF है जो वो इंक्रीज हो जाए। एंड यू शुड फोकस ऑन हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स। हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स inculcate with the battery storage और clubbed with the battery storage will definitely increase your CUF, ये आर्टिकल के अंदर मेंशन है। So this is the way forward. These are the way forwards that you can mention in your answer sheet. Now moving on to topic number 5, that is rivers in news. आज के न्यूज़ के अंदर इस स्निपेट के अंदर रिवर गंगा के बारे में मेंशन था। आई होप आपने परसों की मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ से मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, रिवर्स इन न्यूज़। हर दिन नहीं, जब भी बेसिकली कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी न्यूज़ के बारे में मेंशन होगा उस दिन मैं उसको ज़रूर यहाँ पे कवर करूँगा, ताकि विद मल्टीपल रिवीजन, बिकॉज रिवर्स आर लिमिटेड, देयर आर ओनली लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। और अगर आप वो न्यूज़ में जो हैं उन रिवर्स को भी अगर आप कवर कर लोगे, दैट इज़ सफिशिएंट टू क्लियर प्रीलिम्स के अंदर जो रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सब आप उतनी रिवर्स पढ़ लो जो न्यूज़ में है, और उसके लिए आपको UPSC रिवाइज पे आना है मेरे साथ। ये रिवीजन सेशन को रात को 8:30 या 9 बजे इसको आपको मेरे साथ देखना है और रिवाइज करना है। सो लेट्स बिगिन। गंगा के बारे में है ये। तो ओरिजिन कहाँ से होता है गंगा का? ये होता है भागीरथी से, और भागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख इन उत्तराखंड। तो भागीरथी एक रिवर है, वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख जगह का नाम है और उत्तराखंड में पड़ती है। Then we have Alaknanda, it originate from सतोपंत ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ, और इनका कॉन्फ्लुएंस होता है। कॉन्फ्लुएंस मतलब मर्जर होता है, भागीरथी और अलकनंदा मर्जर होंगे, मर्ज होके बनाएंगे गंगा, और ये इनका मर्जर कहाँ होता है? देवप्रयाग के अंदर।
याद रहेगा, वी हैव भागीरथी, वी हैव अलकनंदा, बोथ ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज मर्ज एट देवप्रयाग टू फॉर्म रिवर गंगा। अब गंगा बन गई है। अब यहाँ से अब देखते हैं यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज के अंदर कौन कौन सी सिटीज से ये जाएंगी, क्या क्या टेरेन, क्या क्या फीचर्स ये बनाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, बिकॉज यूथफुल स्टेज है, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है उधर पे ही उत्तराखंड के अंदर ये स्टीप स्लोप और रैपिड और गॉर्जेस की फॉर्मेशन करेंगी। की प्लेसेस कौन कौन सी हो गई, गंगोत्री, देवप्रयाग जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, ऋषिकेश और हरिद्वार। सो हरिद्वार के बाद इट विल एंटर इनटू मैच्योर स्टेट एंड इट विल एंटर इनटू उत्तर प्रदेश एंड बिहार। टेरेन्स कौन कौन सी बनाएंगी, प्लेन्स बनते हैं, मियांडर्स बनते हैं, ऑक्सबोस लेक्स बनेंगे यहाँ पे, और ये सब चीज़ें बनेंगी। की सिटीज़ कौन कौन सी हैं यहाँ पे यूपी एंड बिहार की, वी हैव कानपुर, वी हैव इलाहाबाद, वी हैव वाराणसी एंड वी हैव पटना। ओल्ड स्टेज के अंदर जब ये आएगा, दैट इज द लोअर कोर्स, वेस्ट बंगाल के अंदर तब तक ये एंटर कर चुकी होगी। फ्रॉम उत्तर प्रदेश बिहार इट विल एंटर वेस्ट बंगाल। यहाँ पे इट विल मेक फ्लड प्लेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएंगी। लास्ट टाइम भी आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स बताया था, वी हैव ए माउंटेन, यहाँ से रिवर निकल रही है और डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही हैं, बट नियर द माउथ ऑफ द रिवर यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेगी और यहाँ पे डेल्टा बनेगा। ठीक है, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ डेल्टा फॉर्मेशन होगा और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनेगा, दैट इज द सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे ये माउथ कहाँ पे माउथ बनता है गंगा का, एट बे ऑफ बंगाल। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, वी हैव लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हिमालय से आती हैं बेसिकली, रामगंगा, गंडक, कोसी, घाघर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, वी हैव यमुना, सोन एंड तमसा। कॉन्फ्लुएंस की बात करें, दो जगह पे गंगा मर्ज करती है। सबसे पहले तो ओरिजिन पे ही करेगी, देवप्रयाग के अंदर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाएगी। उसके बाद प्रयागराज यूपी के अंदर गंगा मर्ज करती है यमुना के साथ, इसको हम त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। सो ये दो कॉन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, आपको याद रखने चाहिए। नाउ कौन कौन से मेजर डैम्स हैं इस पूरे रिवर सिस्टम के ऊपर, सबसे पहले आता है तेराई डैम, उत्तराखंड में पड़ता है, हाइड्रो पावर स्टोरेज है। फिर बराज आता है, फरक्का बराज, ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। वी हैव नरोरा बराज, ये यूपी के अंदर आता है, एंड वी हैव कानपुर बराज, ये भी यूपी के अंदर आता है। बराजेस जो होते हैं बेसिकली वाटर को ना डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होती है। ये फ़र्क है डैम में और बराज में। बेसिकली जो वाटर लेवल है उसको कम करना है, ज़्यादा करना है ड्यूरिंग मानसून सीज़न या हैवी रेनी सीज़न के दौरान, तो वो बराज और डैम के बीच में डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम नहीं होता है, यहाँ पे होता है। और बराज के अंदर बेसिकली क्या है, रिवर को डिवाइड करते हैं, उसके लोड को डिवाइड करते हैं, और इरिगेशन के अंदर या वाटर सप्लाई के अंदर वो पानी को यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन, कौन कौन से नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इसके ऊपर, वी हैव राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, वी हैव विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो बिहार में है, एंड गैंगेटिक डॉल्फिन, दिस इज द नेशनल वाटर स्पीशीज ऑफ इंडिया। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन ये आपको याद रहनी चाहिए। देन वी हैव सुंदरबंस नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब बात करते हैं कुछ यूनिक फीचर के बारे में। लेंथ एंड ऑल मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, यू कैन एक्चुअली राइट इट इन मेंस, प्रीलिम्स में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बेसिन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कवर्स टोटल ऑफ 11 स्टेट्स, हाईली फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड। और याद रखना ये 11 स्टेट अकेली गंगा की नहीं है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ है, ट्रिब्यूटरीज के साथ ये उतना स्टेट्स को कवर करती है। Now we have religious significance, that is of course this is a sacred river। और cities कौन कौन से हैं जो इसके बैंक्स के ऊपर बने हैं, we have हरिद्वार, we have वाराणसी, we have प्रयागराज, we have पटना and we have कोलकाता। Conservation efforts very very important, नमामि गंगे program, this is the flagship central project for cleaning and rejuvenating the river Ganga। And then we have the National Ganga River Basin Authority, so these are the conservation efforts जो गंगा के लिए carry on किए गए थे। That's it for today। आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। डू कमेंट जो मैंने बोला है, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, और जीनोम सीक्वेंसिंग आपको समझ में आया नहीं आया, कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मैं उस आपके फीडबैक को ही अगेन आई विल यूज़ इट एज माई इनपुट, ताकि मैं और अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। That's it from my side। I will see you in the next video।